जो नेक्स्ट स्टेप होगा आय विधि का, वो है स्टेप सेकंड, साधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। बच्चों ये क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा उसे हम देखेंगे। स्टेप सेकंड, साधनों का वर्गीकरण। पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। बच्चों कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत नकद मजदूरी, वेतन या पेमेंट इन काइंड्स। कई बार क्या होता है कि साधनों को, और विशेष रूप से जो कर्मचारी हैं या श्रमिक भी हो सकते हैं, वो जहाँ काम जाते हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, फर्म में काम करते हैं, उन्हें यूनिफॉर्म दी जाती है या उन्हें कई प्रकार की इस तरह से सुविधाएं दी जाती हैं। ये सभी पेमेंट इन, या जैसे दिन का लंच है, शाम का आपका जो भोजन की व्यवस्था की जाती है, ये सभी क्या है, पेमेंट इन काइंड। कई बार शूज़ भी दिए जाते हैं, तो ये वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के रूप में उनकी क्या बन जाती है, आय। इसी में तीसरा है, किसमें, कर्मचारियों के पारिश्रमिक में, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों के योगदान। बच्चों श्रमिक या किसी कर्मचारी को जो कंपनसेशन मिल रहा है यानी पारिश्रमिक मिल रहा है, जो उन्हें वेतन मिल रहा है, उनमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे लाइफ इंश्योरेंस या जो पीएफ योजनाएं होती हैं, उनमें जिस फर्म या कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं, उनके मालिकों के द्वारा यानी एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, वो भी वह उनकी आय बनते हैं। एक और जो प्रकार की आय इसमें शामिल है वो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं, नकद मजदूरी, वेतन, वस्तु रूप में आय, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों के योगदान, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, ये सभी मिलकर क्या बनते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ इनकम इज द प्रचालन अधिशेष और ऑपरेटिंग सरप्लसेस। ये ऑपरेटिंग सरप्लसेस क्या होते हैं, इसे हम देखेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लसेस, अब ध्यान दें, प्रचालन अधिशेष, इसके अंतर्गत संपत्ति तथा उद्यमशीलता। ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, एसेट से या फिर उसकी उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप से जो कोई आय प्राप्त होती है, उसे हम ऑपरेटिंग सरप्लसेस या प्रचालन अधिशेष में शामिल करते हैं। आप ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास भूमि है तो उसे क्या मिल रहा है, लगान। इसी प्रकार से किसी के पास बिल्डिंग है, भवन है, तो किराया। किसी की और कोई मशीनरी है या और कई प्रकार के, जैसे जो रॉयल्टी उसको दे सकती है, ब्याज। अपने द्वारा इकट्ठी की गई पूंजी पर वो क्या प्राप्त कर सकता है, ब्याज। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उद्यमी को मिलता है वो है लाभ। अब आप कहेंगे कि ये लाभ, तो इसमें लाभांश, लाभांश का मतलब समझते हैं बच्चों, जो शेयर होल्डर को जाता है। कॉरपोरेट टैक्स, हमने क्या लिखा है यहाँ, निगम कर। अब ये निगम कर लाभ का ही हिस्सा होते हैं, लाभ प्राप्त करने वाले को ही देना है, चाहे वो सरकार के पास जाता है, लेकिन ये हम इसको किसकी इनकम का हिस्सा मानते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर का। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड अवितरित लाभ। अवितरित लाभ जो कि मुख्य रूप से किसके पास रहता है, पूरा का पूरा उद्यमी के पास। इस प्रकार से प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लसेस, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। ये अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों अर्थात निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के उद्यमों में उत्पन्न होता है, परंतु सरकारी क्षेत्र में प्रचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए लगान, किराया, रॉयल्टी, ब्याज, लाभ, लाभ में लाभांश, निगम कर, अवितरित लाभ सभी शामिल है। इनको जोड़ दिया जाता है तब हमें लाभ प्राप्त होता है। इन सभी को शामिल किया जाता है, इन सबको हम जोड़ देते हैं, देन विल गेट ऑपरेटिंग सरप्लसेस। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम, विल बी मिश्रित
आय, मिक्स्ड इनकम। बच्चों, ऊपर जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक और प्रचालन अधिशेष, इन दोनों प्रकार की आय में जो शामिल नहीं है उसे किस में शामिल किया है हमने? मिश्रित आय में। इसमें कई, जैसे किसान की आय, छोटे दुकानदारों की आय, इंजीनियर्स की आय हो सकती है, कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं, या लॉयर्स की इनकम हो सकती है, किसी मैकेनिक की इनकम भी हो सकती है। ये श्रम, पूंजी, भूमि आदि की सहायता से वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। उन्हें ब्याज, लाभ, लगान, मजदूरी आदि के रूप में मिली जुली आय प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? मिश्रित आय। ये स्वरोजगार में लगे हुए व्यक्तियों को मिलती है। किसे मिलेगी? स्वरोजगार में लगे हुए व्यक्तियों को मिलती है। चूंकि ये किसी भी प्रकार की हो सकती है, ब्याज भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, लगान भी हो सकता है, इसलिए इस प्रकार की आय को क्या कहा है? मिश्रित आय। इस आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि उपरोक्त तीनों मदों मतलब कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, इन सभी को यदि हम जोड़ दें तो हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। और इस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में यदि हम विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ दें, किसे जोड़ दें? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसे आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड भी कह रहे हैं, तो किसी देश के निवासियों द्वारा विदेशों में प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त आय तथा एक देश की घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में भुगतान की गई आय के अंतर को विदेशों से शुद्ध साधन आय कहा जाता है। इस प्रकार हम विदेशों से शुद्ध साधन आय को अगर जोड़ देंगे तो हमें राष्ट्रीय आय, जिसे आप क्या कहेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी कि विदेशों से शुद्ध साधन आय को इन तीनों ऊपर के जो फैक्टर्स हैं, किसमें? कर्मचारियों के पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय में जोड़ देंगे तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं। स्टेप थर्ड हमारा साधन आय का अनुमान होगा। इसे आप बहुत सरल तरीके से इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे, हम सबसे पहले आय के इन तीनों प्रकार को, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, स्वनियोजित की मिश्रित आय, इन तीनों को हमने यदि जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा? शुद्ध घरेलू आय। इन तीनों को हमने जब ऐड किया, प्लस किया, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और स्वनियोजितों की मिश्रित आय, इन तीनों को हम जोड़ दें, देखिए प्लस का साइन लग रहा है, देन इक्वल टू शुद्ध घरेलू उत्पाद। बच्चों, शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होगा? नेट डोमेस्टिक इनकम। इस नेट डोमेस्टिक इनकम से में हम प्लस करें विदेशों से शुद्ध साधन आय को, जो हमने कैलकुलेट किया है, इसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड भी कह सकते हैं। यदि इसे हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? नेशनल इनकम। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या दिया है? तीनों प्रकार की आय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष व नियोजितों की मिश्रित आय। क्या प्राप्त हुआ हमें? शुद्ध घरेलू आय, जिसे आप साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद भी कह सकते हैं, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं? विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को प्लस कर दें तो हमें इक्वल टू क्या मिलेगा? ये सभी आय, जिसे आप क्या कहेंगे? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें यदि आप मूल्यह्रास को जोड़ दें तो आपको मिलेगा सकल राष्ट्रीय आय या साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये सकल क्यों बन गया? क्योंकि मूल्यह्रास को जोड़ा। सकल से शुद्ध ज्ञात करना तो मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं हम। आई थिंक क्लियर है कि जब शुद्ध ज्ञात है और सकल ज्ञात करना है तो क्या जोड़ रहे हैं? मूल्यह्रास। मान लीजिए सकल दिया हुआ है और शुद्ध ज्ञात करना है तो मूल्यह्रास क्या हो जाएगा? माइनस। हमने क्या ज्ञात कर लिया? साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब यदि हम ये साधन लागत पर सारे फैक्टर्स मिल गए हमें, इसमें हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, बच्चों आपको ध्यान होगा हमने बताया कि बाजार कीमत से साधन लागत पर जाने के लिए क्या करना है, तो ये जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अप्रत्यक्ष कर को माइनस करेंगे, सब्सिडी को प्लस करेंगे, तो हम साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर पहुंच जाएंगे, हमें ज्ञात हो जाएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य वैसे
ये ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और ये किससे हो गया है? तीनों प्रकार की जो हमारी आय है, इन तीनों को हमने जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़कर स्वनियोजित की मिश्रित आय, प्रचालन अधिशेष और कर्मचारियों के पारिश्रमिक को जोड़कर विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ा। इससे हमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हुआ। थैंक यू।